डेथ के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे नेचुरल डेथ हो जाती है, किसी की एक्सीडेंट से हो जाती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है कि अपनी खुद की ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म कर देना, और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वापस चले जाओ। आपके साथ एक केस को शेयर करता हूँ। देखो, केरला की बात है, वहाँ पे 20 ईयर्स ओल्ड, जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड एक लड़का था। उसके साथ 29 घंटे तक रैगिंग हुई और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। और ये बात पता चली है उसके सुसाइड नोट में, जब उसने बताया कि मेरे साथ 29 घंटे तक रैगिंग हुई है। तो ये एक रीज़न है। अगर मैं आपको ये डेटा बताऊं ना कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो आप भी शॉक हो जाओगे कि करीबन, अगर मैं ग्लोबल डेटा की बात करूं तो 7 लाख से ज़्यादा लोग हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सुसाइड। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं कि लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें मजबूर कर देते हैं? और इंडिया का क्या स्टैंड है इसके ऊपर, हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रॉटिक। सुसाइड एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज के टाइम पे। सुसाइड एक ग्रेवेस्ट कंसर्न मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा आपके सामने शेयर करूं तो 2022 में करीबन 1.71 लाख लोगों ने सुसाइड करी है। और रीजंस बहुत सारे हैं, मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं। और अगर मैं इसे पर मिनट कैलकुलेट करूं तो हर 8 मिनट में एक इंसान अपनी जान गंवा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सुसाइड। अगर आप कहें कि पहले इसे एक क्राइम के उसमें डाल दिया गया था कि ये क्राइम है सुसाइड करना, सुसाइड करना क्राइम एक्चुअली में हो कैसे सकता है? सुसाइड के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, सुसाइड के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आखिर इंसान वो हीट ऑफ द मोमेंट में कैसे कर देता है सुसाइड? आखिर दिमाग में सुसाइड के थॉट्स आते कैसे हैं? क्यों हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं? देखो, हो सकता है कि किसी ना किसी के जीवन में कुछ ना कुछ हादसे हुए होते हैं, कुछ इंसिडेंट हुए होते हैं। कुछ लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और ऐसे थॉट्स, सेल्फ हार्म के थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो थॉट्स आपके बिहेवियर में झलकने स्टार्ट होते हैं। जब वो बिहेवियर में झलकते हैं, कैसे उनका मैनिफेस्टेशन होता है? डिप्रेस्ड होकर के, लो मूड रहना, या फिर फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना, और उसके बाद ये टेंडेंसी बन जाती है। और उसके बाद ऐसे सेल्फ हार्म के थॉट्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं, एंड उन प्रेवलेंट थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी होने के बाद हम सुसाइड कमिट करते हैं। कुछ कुछ केसेस में लोग अटेम्प्ट करते हैं और कुछ लोग तो बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गाइडेंस मिल जाती है, सही समय पे एक सही गाइडेंस मिल जाती है। हमें साथ की बहुत ज़रूरत है, हमें किसी ना किसी की ज़रूरत रहती है जीवन में। हम अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं। सोशल एनिमल यानी हमें किसी ना किसी की ज़रूरत है। हमें अपने इमोशंस को वेंट आउट करना पड़ता है, हमें उन्हें निकालना पड़ता है। कुछ लोग अकेले जीवन खुशी खुशी बिता लेते हैं, बट सब ऐसे नहीं होते। मोस्टली लोगों को कोई ना कोई इंसान चाहिए होता है ताकि वो अपनी मजबूरियों को, अपनी परेशानियों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये इसके नंबर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया। और अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो ये करीबन 12.4 है पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो सुसाइड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो लोग इस मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, उनसे आप ज़रूर पूछना कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और वो इसे कैसे टैकल कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि इनके फैक्टर्स क्या हैं। देखो, बहुत सारे रीजंस होते हैं सुसाइड करने के। कुछ इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेंटल ट्रॉमा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है करीबन 54% तक जो सुसाइड होती हैं। आखिर मेंटल ट्रॉमा होता क्या है? देखो, मानसिक चिंताओं से हर आजकल सब परेशान है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सब जाके सुसाइड कर लें। हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ नहीं पाते हैं, और कुछ कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखो, किसी का जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते वो अपनी प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा इसलिए उसने सुसाइड कर ली। अरे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई वीक हो सकता है, किसी का जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली से यानी पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से हमें ये चीज़ विरासत में मिलती है। ये नेचुरल होती है, हेरेडिटरी होती है। तो ऐसा किसी को भी ये मत समझो पहले बिना समझे कि कोई अपनी प्रॉब्लम्स को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा, उसे मैनेज नहीं कर पा रहा, इसलिए वो उसने सुसाइड कर ली है, इसलिए वो मेंटली परेशान है। देखो, मेंटली परेशान आजकल सब हैं, और कोविड के बाद से मैं बात करूं तो उसके बाद से इस मेंटल इलनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। बट मेंटली परेशान
होना एक अलग बात है और सुसाइड तक पहुंच जाना एक अलग बात है। जब हम इस कंटिन्यूअस विशियस ट्रैप में फंसे रहते हैं, तब जा कर के हम सेल्फ हार्म की टेंडेंसी आ जाती है हमारे अंदर और उसके बाद सुसाइड तक पहुंच जाती है बात। तो मेंटल हेल्थ ट्रॉमा बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो गए हो। और सेकंड रीज़न, जो सेकंड फैक्टर है, वो है फैमिली इश्यूज, यानी ट्रॉमेटिक फैमिली इश्यूज। किसी किसी में पेरेंट्स किसी के अच्छे नहीं होते, किसी में किसी के बच्चे अच्छे नहीं होते, किसी में सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा अनबन चली रहती है, तो उसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। या और भी बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जहाँ पे वो टॉक्सिक बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रिलेशन हैं जो टॉक्सिक हो जाते हैं और उसके बाद कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के बाद लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो समझते हैं कि कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनका होराइजन लिमिटेड हो जाता है। और उनका होराइजन लिमिटेड होने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर किसी को गाइडेंस मिल जाए सही समय पे तो वो शायद वहाँ पे रुक जाए। अब होता क्या है कि किसी किसी की फैमिली में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, वायलेंस के केसेस होते हैं। अब अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ ऐसे वो अपने मम्मी पापा का वायलेंस देख रहा है, तो उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। और ऐसे ही अगर वो ट्रॉमेटिक इश्यूज देख रहा है कि हर टाइम लड़ाई झगड़े, वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो फिर वो लोग मेंटली परेशान रहते हैं और कभी इस चीज़ से उभर नहीं पाते। ख़ास तौर से जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जो फॉर्मेटिव एज है उनकी, अगर उसमें उनके साथ कोई परेशानी हो जाती है तो उसके बाद उसे करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर सही टाइम पे हेल्प मिल जाए, सही टाइम पे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, तो शायद उन्हें बचाया जा सकता है। थर्ड इशू यानी थर्ड फैक्टर जो है वो है एकेडमिक। आजकल सब स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और कारण है करियर। करियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को मेंटली डिप्रेस्ड करता चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, बट वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमें कभी कभार ये पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। और यहाँ पे रोल आता है गाइडेंस का। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है तो शायद आप यूं ही भटकते रह जाओगे और उसके बाद आप डिप्रेस्ड फील करोगे और अपने आप को ब्लेम करते रहोगे, अपने अंदर एक गिल्ट पैदा करते रहोगे कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में, क्यों? उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप हमेशा अपने आप को ब्लेम करते रहोगे। बहुत सारी गलतियाँ हमारी होती हैं। जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो गलती करते हैं। गलती कौन नहीं करता? सब करते हैं। बट किसी किसी से बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं जिनके लिए कोई वापस ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग एवं ही ब्लेम करते रहते हैं, मतलब बिना बात के लोग अपने आप को कोसते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं कि हमारी वजह से ये सब हुआ। आखिर देखो, इसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल हैं फैक्टर्स। हो सकता है कि आपके आसपास आपको ऐसा एनवायरनमेंट ना मिला हो सकता है आपको जो चीज़ें सही टाइम पे हेल्प चाहिए थी वो ना मिली हो। कुछ लोग इस चीज़ को ओवरकम करके सक्सेस पा लेते हैं, बट कुछ नहीं पा पाते, क्योंकि सबका कैलिबर अलग है, सबका पोटेंशियल अलग है, सबकी कैपेबिलिटी अलग है। आप किसी को भी जज नहीं कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के परेशान मत हो कि करियर एक इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट लाइफ का, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो आपकी जान से ज़्यादा प्यारा हो। फोर्थ इशू जो है, जो फोर्थ फैक्टर है, वो है इकोनॉमिक। पैसा जो लोग कहते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब बकवास कर रहे हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि पैसा सब कुछ है। बिल्कुल नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ही सब कुछ है, बट पैसा बहुत कुछ है। पैसा बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लोग कहते हैं कि खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, बट काफ़ी खुशियाँ पैसों से खरीदी जा सकती हैं। लोग वही जानते हैं जो स्ट्रगल करते हैं पैसों के लिए और लास्ट में उन पैसों से अपने लिए कुछ खरीद पाते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीद पाते हैं। क्योंकि ऐशो आराम सबको चाहिए और उन ऐशो आराम से हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, तो उसमें बुराई क्या है? तो इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा इंपॉर्टेंट है, बट देखो इतना नहीं है कि वो आपकी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर जान है तो जहान है। आप सब कुछ कर लोगे अगर आपकी लाइफ आपके पास है। अगर आप जिंदा हो तो आप 10 चीज़ें कर लोगे, आप कुछ ना कुछ कर लोगे, अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ कर लोगे। मन की शांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इतना भी पागल नहीं होना चाहिए पैसे के लिए कि हम अपनी जान गंवा दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा पैसा करते रहते हैं और पैसे के लिए इतना पागल हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो करोड़पति होकर के भी ना खुश हैं। तो फिर पैसा तो एक ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि उसके पीछे आप अपनी जान ही गंवा दो।
पांचवा रीज़न एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स बहुत होते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं कि आपके फैमिली रिलेशंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। किसी किसी कोई कोई रिलेशन इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि वो उसके साथ रहना दुश्वार हो जाता है। मतलब आप उन्हें छोड़ भी नहीं सकते और आप उनके साथ रह भी नहीं सकते। तो इस कंडीशन के अंदर पीपल फील टोन अपार्ट। उन्हें लगता है कि हम एक दो टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास खुद का कोई से नहीं, हम इस दलदल में फंस के रह गए हैं कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन निकालना बहुत इम्पॉसिबल है। तो ऐसे कुछ रिलेशनशिप की वजह से भी लोग सुसाइड कमिट करते हैं। अभी सोशल और लाइफस्टाइल इश्यूज की बात करूं तो उसकी वजह से भी मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम सारे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, सारे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टा देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहेंगे, तो फिर अल्टीमेटली हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। वी वांट मोर एंड मोर। तो उससे क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलती नहीं है और उसकी वजह से हम डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं। तो आई थिंक और भी बहुत सारे रीजंस हैं, सोशल और लाइफस्टाइल इश्यूज हैं हमारे जीवन में आजकल, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते आ रहे हैं। और एग्जामिनेशन का फियर हो गया, जो मैंने आपको बताया करियर एक इम्पॉर्टेंट है, उसमें एग्जामिनेशन फेलियर। हम डरते हैं एग्ज़ाम देने से, हमें एग्ज़ाम एंजाइटी होने लगती है। तो आई थिंक उसे सही टाइम पे करेक्ट करना चाहिए। वो करेक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, से कुछ भी नहीं होगा। ये फैक्ट है, ये बिटर फैक्ट है, ये बिटर ट्रुथ है। अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो भाई आप कुछ भी काम कर लीजिए, कोई भी हाथ डालिए किसी भी काम में, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो प्लीज़ इसे इंपॉर्टेंट समझिए और अपनी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना स्टार्ट करिए। और जो मैंने आपको बताया सुसाइड का रेट, उसमें 41% ऑफ टोटल सुसाइड केसेस में इंडिविजुअल हैं वो अंडर 30 ईयर्स हैं। तो यानी टोटल सुसाइड केसेस में 41% जो सुसाइड कर रहे हैं वो अंडर 30 ईयर्स हैं। तो आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में बनता जा रहा है। इंडिया को ये सोचने पर मजबूर कर देना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और क्या इसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 41% माय डियर इज नॉट अ स्मॉल परसेंटेज, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है जब इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाती है। और सिक्स्थ फैक्टर हो सकता है जो सेंसेशनल मीडिया रिपोर्टिंग होती है, जो इतने बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। मीडिया में तरह तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आई थिंक हमें उस पर लगाम लगाना चाहिए। रीजंस पता होने चाहिए बट एक तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए उसे। और आप देखोगे इतने सारे रियलिटी शोज हैं जहाँ पे क्राइम पेट्रोल हो गया, सावधान इंडिया हो गया, सीआईडी और ऐसे तमाम रियलिटी शोज हैं जहाँ पर सुसाइड के बारे में बताते हैं। और एक अच्छी बात है कि आपको मैसेज मिलता है, बट वहाँ पे लोग आइडियाज भी लेते रहते हैं। वो नए नए स्टोरीज, नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में आइडिया ऐसे आ जाते हैं कि वो सुसाइड करते हैं, कि नए नए तरीके से सुसाइड करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक फैक्टर हो सकता है कि विमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ना होना। यानी विमेन अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांग रही है, तो उससे क्या होगा, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हस्बैंड पैसे देने से मना कर देता है और उसे वो खुद बहुत वो ट्रॉमेटिक होता है, वो एक प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा केस वाइस वर्सा भी हो सकता है जहाँ पे हस्बैंड काम नहीं कर रहा बट वुमेन वर्किंग है, उस केस में भी हो सकता है। तो इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। तो आई थिंक जो रिजिड सोशल स्टिग्मा है उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि पैसों की ज़रूरत सबको होती है, चाहे वो छोटी से छोटी नीड हो। आजकल सबको पैसे की ज़रूरत है। तो एक रिलायंस होना हर चीज़ के लिए, चाहे दवाई के लिए, चाहे खाने के लिए, चाहे और पर्सनल चीज़ें जो होती, तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने पार्टनर पे रिलाय करना, उन पे टोटली डिपेंड होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब चलते हैं इनके सॉल्यूशंस की बात। हमने प्रॉब्लम्स के ऊपर तो बहुत बात कर ली कि आखिर ये रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं, सुसाइड होता क्या है, डेटा क्या है, हमने उस पर बात कर ली। बट बिना सॉल्यूशन के ये वीडियो इनकम्प्लीट है। देखो, पहला सॉल्यूशन हो सकता है कि आप पहले सुसाइड को प्रिवेंट करने की स्ट्रैटेजी बनाइए। कहने का मतलब है दैट प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड इज पॉसिबल। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड। और सेकंड है, अब वो सुसाइड प्रिवेंट कैसे होगी, जब हम इसे प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम है क्या, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसका। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज ही करना नहीं जानते हैं। वो पागल होते रहते हैं और कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं ऐसे
जिसकी वजह से बाकी लोग परेशान रहते हैं, और अगर उन्हें फिर सॉल्यूशन दो तो वो मानते नहीं है, वो ऐसा कहते हैं कि भाई क्या तुम हमें पागल समझ रहे हो, उनका जवाब ये रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके जो लव्ड वंस हैं वो भी सफ़र करते हैं। आई थिंक आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहले रिकॉग्नाइज करिए कि भाई आपकी प्रॉब्लम की वजह से आप खुद परेशान हैं और उसकी वजह से दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। आपके जो आसपास के लोग हैं, जो फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके नियर वन हैं, वो सब परेशान रहते हैं आपकी वजह से। नेक्स्ट सॉल्यूशन कैन बी अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हो तो यानी आप फिजिकली फिट हो, और फिजिकली फिट हो तो मेंटली फिट हो। बट इसका उल्टा भी होता है, लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आप मेंटली फिट हो तो फिजिकली फिट होते हो। तो ये भी ज़रूरी है। तो सुबह 4 बजे उठ के और 5 बजे उठ के दौड़ लगाओ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझता हूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए है। बट अगर कोई मेंटली परेशान है तो उसको ये सॉल्यूशन देना आई थिंक ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। हो सकता है कोई, अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, तो वो उठ भी जाए और कर भी ले। बट बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो मेंटली इतना परेशान होता है कि वो उठ नहीं पाता, और बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वो ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले पाता और एक विशियस ट्रैप में फंस जाता है। तो आई थिंक हमें प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशन देना चाहिए, ना कि कोई जेनरिक सॉल्यूशन देना चाहिए। और एक नेक्स्ट सॉल्यूशन कैन बी एजुकेशनल रिफॉर्म्स। हमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप 10 डिग्रियां ले लो और सारी चीज़ें पढ़ लो और उसके बाद आपके पास अच्छी जॉब आ गई तो आप एजुकेटेड हो गए। नहीं, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अवेयर होने चाहिए हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, और अगर आपके फैमिली में कोई इश्यूज है तो उसका रीज़न क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, और आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने आप के बारे में अगर अवेयर होगे तो ही आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन कैन बी सोसाइटी, यानी चेंज इन सोसाइटी। अब चेंज इन सोसाइटी, लोग बोलते हैं समाज समाज समाज। आखिर समाज क्या क्या है? कोई अलग से आ गया, कोई अलग से है समाज? नहीं, आप और हम जैसे लोगों से मिलकर के बनाए। तो वो समाज, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे चेंज लेकर के आएंगे तो सोसाइटल लेवल पे चेंज जरूर आएगा। अगर हम इससे सुसाइड को और मेंटल हेल्थ को एक टैबू समझते रहेंगे तो वो टैबू ही बन के रहेगा, वो सोसाइटी में टैबू ही बन के रहेगा। तो हमें ये कोशिश करनी है कि इंडिविजुअल लेवल पे चेंज लेकर के आना है। सोसाइटी के बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि सोसाइटी हम जैसे लोगों से बनी है और वो अपने आप चेंज होगी। तो आई थिंक वो एक सोल्यूशन हो सकता है। तो नेक्स्ट सोल्यूशन कैन बी टीचिंग ऑफ इम्पल्स कंट्रोल। यानी हमें हमारे जो इम्पल्सेस होती हैं, जो हीट ऑफ द मोमेंट में हम डिसीजन लेते हैं, आई थिंक हमें उसे सीखना चाहिए कि उसे कैसे टैकल करें, उसे कैसे ओवरकम करें। हमें कोपिंग मैकेनिज्म सीखने पड़ेंगे। जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ईक्यू होता है इमोशनल क्वेश्चन, उसे सीखना पड़ेगा, उसे इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी हम चीज़ अपने इमोशंस को हैंडल कर पाएंगे। एक और सोल्यूशन हो सकता है कि आपके पेरेंटल एजुकेशन। कभी कभार बच्चों के साथ चीज़ें चल रही होती हैं बट पेरेंट्स को नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है इस बारे में, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, दे आर नॉट अवेयर। तो जब तक वो अवेयरनेस आएगी नहीं तब तक वो प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आई थिंक फैमिली का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और इंडिया का क्या स्टैंड है इस पर। तो इंडिया ने, यानी हमारी कंट्री, एक लॉ भी लेकर के आई थी जिसे मेंटल हेल्थ एक्ट कहते हैं 2017 में, और एक नेशनल प्रिवेंशन सुसाइड स्ट्रैटेजी भी बनाई थी। और इसके अलावा एक सोल्यूशन और है कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो गई, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गई, तो इनके बीच में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एजुकेशन और हेल्थ के बीच में कोलैबोरेशन नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि स्ट्रेस की वजह से क्या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आई थिंक मैंने आपको इसके बारे में इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, और सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं समझता हूँ कि शायद मैं सक्सेसफुल रहा हूँ अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुँचाने में। अगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपके कोई भी सजेशंस है तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को।